जब मैं कर्नाटका आया तो मैंने बात की कुछ लोगों से, तो 10 सेकंड में ही समझ आ गया कि समस्याएं वही हैं जो पंजाब की हैं। किसान की समस्या वही है जो पंजाब की है। हमारे यहां गन्ने की खेती होती है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी साल नहीं हुआ, 16 मार्च को साल होगा, हमने गन्ने के उत्पादकों को कहा 300 करोड़ रुपया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, आते ही सबसे पहले वो दिया। और गन्ने का रेट 380 रुपए क्विंटल है। पंजाब में, देश में सबसे ज्यादा रेट पंजाब में मिलता है। और मुझे पता चला यहां पे तो 200, 180, 220 तक मिलता है। और हमारी भी जो गन्ना मिलें हैं वो कई कई साल पैसे नहीं देती थी, यहां भी यही हाल है। तो समस्याएं हमारी वही हैं। मुझे पता चला 2.5 लाख वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, 2.5 लाख पद खाली हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 1 साल में 27,790 नौकरियां देकर आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब, सरकारी नौकरियां 1 साल में। और मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट पर जितने भी कर्मचारी हैं वो कच्चे हैं, उन पर तलवार लटकती है, कब निकाल देंगे, कब कह देंगे घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। और पंजाब सरकार ने 14,000 पहले किए, अभी हमारा बजट का सेशन आ रहा है, उसमें भी मता आ रहा है 14,000 अब करेंगे। 28,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मुलाजम थे कच्चे, उनको पक्के करके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। कोई हवा में बातें नहीं करते, हम हवा में बातें नहीं करते। यहां भी वही मुद्दा है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करता था, जॉब करता था, तो उसकी तनख्वाह में से पैसे कटते थे जीपीएफ के, ईपीएफ के। जब वो रिटायर हो जाता था तब उसको इकट्ठे पैसे मिल जाते थे, वो अपना घर बना लेता था, अपने बेटे बेटियों का किसी का भी कोई गिफ्ट दे देता था, तो उसकी जिंदगी आराम से निकलती थी। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब भाई साहब का फरमान आ गया दिल्ली से, इनके पैसे काट तो लो लेकिन इनको मत दो, शेयर मार्केट में लगा दो, वहां से नीरव मोदी, विजय माल्या, ये अडानी सब ले जाएंगे। और जब तक आप रिटायर होंगे आपको कहा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की, पेंशन तो आपकी नीरव मोदी ले गया और अडानी ले गया। ये न्यू पेंशन स्कीम है उनकी, दैट्स कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम। तो हम ओपीएस को हमने अपने पहले नोटिफिकेशन जारी किया, अब हमने कैबिनेट में इसको लेके आए हैं। हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा पैसा वापस दो। 18,000 करोड़ हमारा जो पेंशन का, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने रखा है, वो वापस लेने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मुलाजमों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो इनके कारनामे हैं। हम हवा में बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में मैं बिजली फ्री कर दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं स्कूल अच्छे बना दूंगा। तो मजाक कर रहे थे ये लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। जब स्कूल अच्छे बनने शुरू हुए, धीरे धीरे स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनको विदेशों में ट्रेनिंग देकर धीरे धीरे बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का पास प्रतिशत बढ़ता गया। आज दिल्ली के स्कूलों का पास प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा है, 99.7% है जी। मैं तब पंजाब में अभी चुनाव नहीं हुए थे, मैं 2014 से एमपी था, 2019 में भी एमपी था, तो मैं दिल्ली रहता था जब पार्लियामेंट होती थी। सच मानिए मेरे पास दिल्ली के लोग आते थे, जब कोई पार्लियामेंट में काम करते हैं, जब पार्लियामेंट की कोई गाड़ी चलाता है, जब कोई मिल गया, वैसे उनको पता चल गया भगवंत मान का घर है, तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं आती थी,
वो कहते थे जी दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। ये किया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये किया मनीष सिसोदिया जी ने। बदले में क्या किया? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो। स्कूल क्यों बना रहा है? अगर स्कूल बन गए तो देश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित हो गए तो उनको समझ आ जाएगी कि वोट जो है उसकी कीमत होती है। उनको पता चल जाएगा कि वोट नफरत के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर डाला जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अंदर कर दो। अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज होता है दिल्ली में। चाहे आपने पैरासीटामोल से लेके बड़े बड़े इलाज 40 लाख तक के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं भाई साहब दिल्ली में। इन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, लोगों को मरने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुंदर जैन को अंदर कर दो जिसने हॉस्पिटल बनाए। ये इनके काम चल रहे हैं। शाखाओं के हम वो पत्ते नहीं जो शाख से झड़ जाएं। आंधियों को जरा बोल दो अपनी औकात में रहें। ऐसे हम पर ईडी सीबीआई ये डालकर आप डरा नहीं सकते हमें, आप डरा नहीं सकते हमें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब। और मुझे खुशी, पृथ्वी रेड्डी जी ने मुझे बताया कि देवनागरी में सभी के खातों में 15-15 लाख आ गया है। आया नहीं? आप तो कह रहे थे आ गया सर, हमारे भी नहीं आया जी। 15 लाख की बात छोड़ दो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। तो इसलिए हम आए हैं आपके पास। अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, आम आदमी को मौका मिलेगा। जैसे पंजाब में हमने आते ही करप्शन के लिए, रिश्वत खोरी के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भाई साहब बड़े बड़े मंत्री जो बड़े बड़े पदों पर थे आज जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब में जाकर देखिए या पूछिए, अखबार पढ़ लीजिए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। एक मंत्री ऐसा आया है हमारे पास जो कांग्रेस के समय मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, उसके घर पे छापा मारा। बाकी चीजें तो चलो मिलेंगी, कोई रजिस्ट्रियां, कुछ कोई बैंक के लॉक करिए, वो उसके घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें भी मिली हैं भाई साहब। ये नोट गिनने वाली मशीनें आम घर में रखता है कोई? ये सिर्फ लुटेरों के घर में ही हो सकती हैं बस, जब बैंक में होती हैं, जहाँ रिश्वतखोरों के घर पे होती हैं नोट गिनने वाली मशीन। इसका मतलब उसका परिवार नोट गिन गिन के तंग आ गया। उसके परिवार ने कहा जी हमसे हर रोज नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। आज टीवी पर देख रहा था, इतने बड़े बड़े नोट के ढेर कर्नाटका में, विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ मिला है ना। किसका पैसा वो? किसका पैसा है? टैक्स देते हैं, तुम्हारा पैसा है, जनता का पैसा है वो। हम टैक्स देते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे भगवंत मान ये क्या कह रहा है, हम कब टैक्स देते हैं? भाई साहब टैक्स देते हो आपको पता नहीं चलता। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, सिलेंडर का और गैस का चूल्हा जलाना है, आपने लाइटर ऑन किया, टैक्स शुरू, गैस पे टैक्स है। चाय पत्ती डाली टैक्स, चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, उसके बाद फोन किया टैक्स, बेने डोसा खाया टैक्स, मक्खन पे भी है। अब तो छाछ पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। बाजार गए, मोटरसाइकिल लेके गए, डीजल पेट्रोल टैक्स, सब्जी लाए टैक्स, शाम को डिनर करके सोचते हो सोने से पहले शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं नहीं, गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। भाई साहब हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं। तो इनके बेटों के घर से 8-8 करोड़ के पैसे मिलते हैं। 8 करोड़ तो वैसे एक छोटी सी झांकी है। तो ये चीजें खत्म करनी है।
तो सफाई करनी पड़ेगी। और सफाई के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? झाड़ू। झाड़ू चलेगा। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है भाई साहब। गरीब की बद्दुआ मत लो। गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह एक ही बात है, सीधी बात है। तो ये चल रहा है हमारे देश में। और वो आते हैं तरह तरह की बातें सुना के चले जाते हैं, तरह तरह की बातें। एक गांव था, वहां पे भैंसें चोरी होने लगी। गांव में अचानक से दूध देने वाली भैंसें किसानों की चोरी होने लगी। कभी एक भैंस चोरी होगी रात को, एक दिन 2 भैंसें चोरी हो गई, 3 भैंसें चोरी हो गई रातों रात। तो गांव वाले, एक साधु संत था, गांव में रहता था बाहर, उसके पास गए, संत जी हमारी तो भैंसें चोरी होने लगी हैं, कोई उपाय बताइए, बताइए क्या करें, कौन चोरी कर रहा है। तो संत महात्मा ने कहा एक चद्दर ओढ़ लेना ऊपर, चारों कोने पकड़ के 4 आदमी खड़े हो जाना और पूरे गांव को चद्दर के नीचे से ऐसे बोल देना कि वो नीचे से चले जाएं, गुजर जाएं नीचे से। तो जिसने भैंस चोरी की हो गई वो जैसे ही चद्दर के नीचे से गुजरेगा वो मर जाएगा। भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी, चद्दर ओढ़कर 4 आदमी खड़े हो गए। सारा गांव चद्दर के नीचे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पूरा गांव निकल गया चद्दर के नीचे से, कोई नहीं मरा। तो साधु संत से पूछा सर मरा ही नहीं कोई? तो साधु ने कहा जो चोरी करते हैं उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी, मरेगा कैसे, वो तो निकले नहीं चद्दर के नीचे से। तो भाई साहब चोरों को तो चद्दर पकड़ा रखी है देश की, और चोर ढूंढ रहे हैं अपने आप में से हम। ये बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये इनको निकालो बाहर, इनको जनतंत्र से इनको निकालो बाहर। एक दुकान में चोरी हो गई, कोई दुकान थी छोटी सी कोई पंसारी की, चोरी हो गई। तो अगले दिन गांव के लोगों को पता चला चोरी हो गई। उस गांव में जो दुकानदार है उसके पास अफसोस करने के लिए आने लगे। ऐसे ही उसने रेवड़ी वेवड़ी रखी हुई थी, वो जनवरी के दिन थे, तो जो भी आता था ऐसे रेवड़ी उठाई 10-15, 2-4 मुंह में डाल के बोले यार बहुत अफसोस हुआ, कितने मुझे पता चला चोरी हो गई। कहते हाँ जी चोरी हो गई। 1 आया, 2 आए, 10 आए, 15 आए। दोपहर के बाद सरपंच भी, गांव का जो प्रधान है, उसने भी कहा मैं भी जाके आता हूँ। उसने भी ऐसी रेवड़ी उठाई, 2-4 मुंह में डालकर बोले यार बहुत बुरा हुआ, चोरी हो गई। कितने का नुकसान हो गया होगा? वो दुकानदार बोला जी सरपंच साहब अभी तो नुकसान चल रहा है, जो भी आता है रेवड़ी खा के पूछ लेता कितने का नुकसान हो गया। जब पूरा गांव अफसोस कर गया उसके बाद हिसाब लगाएंगे कितने की चोरी हो गई है। तो अब कैसे बता दें इस करप्शन से, भ्रष्टाचार से कितने का नुकसान हुआ? अभी तो नुकसान चल रहा है देश का। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हिसाब लगाया जाएगा कि कितने की चोरी हो गई है और कितना भ्रष्टाचार हो गया है। ऐसे हिसाब नहीं लगेगा इसका हिसाब लगाने वाला चाहिए। और चाहिए भी IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, इनको सब पता है पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ये निकाल लेते हैं, जो पैसा छुपाना जानता है ना, तो इनकम टैक्स वाले निकलवाना भी जानते हैं कि कहां से निकलता है। तो मैं आपको यही बेनती करूंगा कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब लोगों की आंधी तूफान बन जाता है, तो बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ के जो है उखाड़ के लोग फेंक देते हैं, जैसे पंजाब में फेंके हैं। हम आपके साथ हैं। शहीदों की धरती, भगत सिंह और सुखदेव, और मैं ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा की धरती से आया हूं। कर्नाटका भी वीरों की धरती है। हम लोगों ने देश के लिए, आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस आजादी को हम ऐसे किसी 2-4 परिवारों को सौंपने वाले नहीं हैं। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का देश है।